Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Khelo Bharat Niti 2025. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Polity and Governance point of view. करंट न्यूज़ ये है कि भारत सरकार लेकर के आई है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 जिसका दूसरा नाम है खेलो भारत नीति। इसको कल ही यानी कि 1 जुलाई को ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। दिस खेलो भारत नीति विल बी रिप्लेसिंग 2001 पॉलिसी ऑन स्पोर्ट्स। तो 24 साल पुराना भारत सरकार का जो पॉलिसी है विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स उसको रिप्लेस करेगी ये खेलो भारत नीति। खेलो भारत नीति के टोटल 5 की पिलर्स हैं। पहला, फोकस ऑन नेशंस एक्सेलेंस ऑन ग्लोबल स्टेज इन स्पोर्ट्स। तो भारत का स्टेचर इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ाना है स्पोर्ट्स की दुनिया में अलग अलग फील्ड में। तो लक्ष्य ये है कि भारत को टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनाना है बाय 2047। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव में अब एक लक्ष्य और जुड़ गया है, टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशन बनाना है 2047 तक। साथ ही साथ 2036 में इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट ओलंपिक गेम्स एज वेल एज पैरालंपिक गेम्स इन अहमदाबाद। तो ये ग्लोबल स्टेज पे लक्ष्य है हमारा पहला अंडर द खेलो भारत नीति। दूसरा है स्पोर्ट्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि टूरिज्म बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़ायदा हो। अलग अलग तरह के स्पोर्टिंग इक्विपमेंट बनाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तीसरा है स्पोर्ट्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। ज़्यादा ज़्यादा अगर स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा तो लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे सोशल कोहेसन बढ़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स में अलग अलग धर्म जाति के लोग एक साथ आकर के खेलते हैं। तो उससे क्या है कि कास्ट या कम्युनल बेस्ड जो सेग्रीगेशन है समाज का वो कम होता है, सोशल डेवलपमेंट स्ट्रेंथन होगा। ओवरऑल चौथा पिलर है टू मेक स्पोर्ट्स पीपल्स मूवमेंट, जिसमें भारत के अलग अलग हिस्सों से, रूरल हो अर्बन इंडिया हो, वहां से लोगों को लाना है, मोबिलाइज करना है, अर्ली टैलेंट आइडेंटिफाई करना है एंड इंटीग्रेशन विथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्पोर्ट्स को एक करिकुलम की तरफ प्रमोट करना है। साथ ही साथ अर्ली टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कूल लेवल पे टैलेंट स्काउटिंग की जाएगी। तो इस तरीके से एनईपी को इंटीग्रेट किया जाएगा विथ खेलो भारत नीति 2025। ओवरऑल अगर अभी तक भारत सरकार का अप्रोच देखा जाए रिगार्डिंग स्पोर्ट्स, तो अगर हम पूरी हिस्ट्री देखें एक बार के लिए स्पोर्ट्स की हिस्ट्री, तो भारत में प्री हिस्टोरिक टाइम से ही स्पोर्ट्स अलग अलग तरीके के खेले जा रहे हैं, जैसे आर्चरी या रेसलिंग। इनका जिक्र तो एपिक्स जो काव्य हैं, ग्रंथ हैं, रामायण या महाभारत, उसमें भी है आर्चरी या रेसलिंग का। अगर मॉडर्न टाइम में बात की जाए तो 1920s ऑनवर्ड्स अगर देखा जाए तो भारत का परफॉर्मेंस ओलंपिक में जो सबसे महत्वपूर्ण स्टेज देखा जाता है फॉर स्पोर्ट्स, वहाँ पे भारत का परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं है। सिर्फ अगर हॉकी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फील्ड्स में भारत का परफॉर्मेंस डिसमल रहा है, खराब रहा है। हॉकी में इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इस टाइम में। 1928 में, 32 में, 36 में लगातार हमने गोल्ड मेडल जीते 3 बार। इसका मेन कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए हॉकी लेजेंड फ्रॉम इंडिया मेजर ध्यानचंद जी को। उसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस रहा नहीं ओलंपिक्स के स्टेज पे। आज़ादी के जस्ट बाद स्पोर्ट्स की एरिना में अपना स्टेचर स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने तय किया कि एशियन गेम्स को हमारे यहाँ पे होस्ट किया जाएगा। तो 1951 में इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन इंडिया सॉफ्ट पावर। लेकिन स्पोर्ट्स फील्ड में भारत सरकार बहुत कुछ कर नहीं पाई। कुछ एक इंडिविजुअल एक्सेलेंट परफॉर्मेंस जरूर सामने आए, जैसे मिल्खा सिंह जी आए, कमलजीत संधू जी आई, बट ओवरऑल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुड नॉट डू मच इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स टू सपोर्ट स्पोर्ट्स पर्सन। उसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो रिसोर्स स्कैरसिटी, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो रिसोर्स की काफ़ी स्कैरसिटी थी, तो अलग अलग फील्ड्स में हमें फंड एलोकेशन करना था, तो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दी गई, इंडस्ट्री सेक्टर्स को प्रायोरिटी दी गई, तो नेचुरली स्पोर्ट्स जो है उस टाइम में नेग्लेक्ट हुआ।
एक कारण ये बताया जा सकता है कि आज़ादी के बाद भारत सरकार ने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया। दूसरा एक बड़ा कारण है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। स्पोर्ट्स हैज़ बीन कैटेगराइज्ड अंडर स्टेट सब्जेक्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कारण से भारत सरकार सीधा-सीधा स्पोर्ट्स में इंटरवीन नहीं करती रही स्टार्टिंग के टाइम में। बट 1984 में जाकर के भारत सरकार लेकर के आई पहला नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, क्योंकि फिर स्पोर्ट्स को सिर्फ डोमेस्टिक इशू की तरह नहीं देखा गया। 1980s तक एक बात समझ आने लगी कि स्पोर्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करने में भी इफेक्टिव होता है, अलग अलग देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने में भी इफेक्टिव होता है। तो इस ग्राउंड पे भारत सरकार लेकर के आई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी ऑफ 1984। एक बनाया गया डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक डिपार्टमेंट बनाया गया। लेकिन 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से भारत के अलग अलग सेगमेंट्स में एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है, इंक्लूडिंग द सेगमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। हुआ क्या कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के कारण प्राइवेट सेक्टर का राइज हुआ, ग्लोबल एक्सपोजर बढ़ा, केबल टीवी आने लगा, तो स्पोर्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ी। जब स्पोर्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ी, अलग अलग उसके फॉलोअर्स हुए, देखने वाले समर्थक हुए, फैन हुए, तो वाइबिलिटी, इकोनॉमिक वाइबिलिटी भी बढ़ी। आप बस ऐसा समझ लीजिए कि अगर एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं होता तो क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम नहीं होता भारत में। वो तो क्रिकेट को लाखों करोड़ों लोग टीवी के माध्यम से देखते हैं, इसलिए क्रिकेट इतना पॉपुलर गेम है। तो बाकी सारे स्पोर्ट्स में भी फायदा हुआ, क्रिकेट को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। आफ्टर द रिफॉर्म्स स्पोर्ट्स की विजिबिलिटी बढ़ी, तो साथ ही साथ इकोनॉमिक वाइबिलिटी बढ़ी। और फिर ईयर 2000 में एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई स्पोर्ट्स के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी अडॉप्ट किया गया 2001 में, और इसी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को अब वापस से ओवरहॉल किया गया है अंडर खेलो भारत नीति। नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 की बात की जाए तो इसके अंतर्गत कई सारी स्कीम्स लॉन्च हुए हैं, जैसे टॉप स्कीम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 में, जिसके अंतर्गत जो सेलेक्टेड एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको स्पेशल इंसेंटिव एंड ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि ओलंपिक्स में वो बेहतर परफॉर्म करें। खेलो इंडिया गेम्स 2017 फॉर यूथ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। फिट इंडिया मूवमेंट 2019, ताकि भारत के अंदर फिटनेस का लेवल इन जनरल इंप्रूव हो, स्पेशली बाय प्लेइंग स्पोर्ट्स। और अब 2001 की पॉलिसी को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है अंडर खेलो भारत नीति 2025 विद 5 पिलर्स, ताकि भारत के अंदर जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके। अभी तक जो हमने डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है खेलो भारत नीति के ऊपर कि भारत के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने में कितना हेल्पफुल रहेगा, साथ ही साथ एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका कहां कहां अलाइनमेंट देखा जा सकता है। आप खुद से अटेम्प्ट करें, इफ नीडेड रीड द हिंट्स एज वेल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सक्सेसर ऑफ दलाई लामा एंड रोल ऑफ चाइना इन इट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले तिब्बत के बारे में समझते हैं, क्योंकि दलाई लामा तिब्बत से ही रिलेटेड है। देखिए, ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है तिब्बत। इट इज बफर रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तिब्बत का अगर ज़्यादातर जो आप टोपोग्राफी देखें तो यहाँ पे प्लेटूज हैं या तो फिर माउंटेन्स हैं, तो इसी कारण से तिब्बत को कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तिब्बत की अगर लैंग्वेज देखी जाए या तिब्बत का रिलीजन देखा जाए, ज़्यादातर जो तिब्बत के लोग हैं उनकी भाषा और रिलीजन, यहाँ पे रिलीजन जो है वो वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, और भाषा तिब्बतन भाषा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑफ पीपल ऑफ चाइना। चाइना की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पे सेटल्ड है, क्योंकि बीच में तो डेजर्ट है। तो तिब्बत का लैंग्वेज और कल्चर चाइना के बाकी मेनलैंड पॉपुलेशन से काफ़ी अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकली एज वेल एज कल्चरली तिब्बत इज वेरी मच सेग्रीगेटेड फ्रॉम चाइना। अगर तिब्बत के पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाए तो तिब्बत के लोग जो हैं वो अपने स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल हेड की तरह
एक पोजीशन उन्होंने बनाया है, जिस पोजीशन का नाम दिया उन्होंने दलाई लामा। जैसे हम लोग कोई अपने यहाँ पे किंग बनाता है, कोई शहंशाह बनाता है, वैसे ही तिब्बत के लोगों का जो स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर पोजीशन है उसका नाम है दलाई लामा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि दलाई लामा इज नॉट नेम ऑफ ए पर्सन, इट्स अ पोजीशन। दलाई लामा लिटरली मीन्स, दिस वर्ड लिटरली मीन्स ओशन ऑफ विजडम। तिब्बत के लोगों का मानना है कि जिनको भी दलाई लामा अपॉइंट किया जाता है वो बेसिकली एक बोधिसत्व है। कौन से बोधिसत्व? अवलोकितेश्वर बोधिसत्व। तो बुद्धिज्म के अंदर, खासकर महायान या वज्रयान बुद्धिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट होता है बोधिसत्व का। बोधिसत्वास आर दोज पीपल हु आर ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्धा हिमसेल्फ। बट इनका तरीका थोड़ा अलग है। ये खुद निर्वाण की प्राप्ति करने के बजाय ये बाकी जो जीव हैं, सेंटिएंट बीइंग हैं, उनकी मदद करते हैं टू अटेन निर्वाण। ऐसा माना जाता है महायान बुद्धिज्म में या वज्रयान बुद्धिज्म में। हीनयान बुद्धिज्म में ऐसा नहीं माना जाता। हीनयान बुद्धिज्म में एवरीवन लुक्स फॉर इंडिविजुअल सैल्वेशन या निर्वाण। आपकी मदद कोई और नहीं कर सकता, आपको खुद ही मदद करनी है। दैट इज हीनयान बुद्धिज्म। बट महायान बुद्धिज्म या वज्रयान बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट है बोधिसत्वास का, जहां पे माना जाता है कि बोधिसत्वास आर दोज spiritual beings who are themselves on the path of becoming Buddha, but they basically earn merit। वो तपस्या करके मेरिट अर्न करते हैं, then they transfer merit for others, ताकि बाकी लोगों को निर्वाण की प्राप्ति हो पाए। So they help others to attain nirvana before themselves। ऐसे लोगों को कहा जाता है बोधिसत्वास। अब अलग अलग तरीके के बोधिसत्वास हैं बुद्धिज्म के अंदर, महायान या वज्रयान बुद्धिज्म में। उसमें एक बोधिसत्व जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड डीटी हैं, जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड भगवान आप कह सकते हैं, वो है अवलोकितेश्वर। तो ये जो तिब्बत के लोग हैं उनका मानना है कि दलाई लामा बेसिकली अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है। ये जो दलाई लामा का कॉन्सेप्ट है, इट स्टार्टेड इन 1391 व्हेन फर्स्ट दलाई लामा गेदोन द्रुपा वाज अपॉइंटेड एज स्पिरिचुअल लीडर ऑफ तिब्बतन पीपल। बाद में जो फिफ्थ दलाई लामा है उन्होंने स्पिरिचुअल के साथ साथ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर तिब्बत पीपल एज्यूम करना शुरू किया। तो विद फिफ्थ दलाई लामा द पोस्ट ऑफ दलाई लामा वाज नो लॉन्गर जस्ट स्पिरिचुअल हेड बट ऑल्सो पॉलिटिकल हेड फॉर द पीपल ऑफ तिब्बत। ये जो मौजूदा दलाई लामा है इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। ही इज 14th दलाई लामा। जो 13th दलाई लामा थे उनकी डेथ हुई 1933 में। उसके बाद लगभग 1-1.5 साल लगा चुनाव करने में फॉर नेक्स्ट दलाई लामा, और 1935 में इनका चुनाव हुआ। तो आप कह सकते हैं कि पिछले लगभग 90 या 89 ईयर से मौजूदा दलाई लामा जो हैं वो दलाई लामा के पद पे हैं। दलाई लामा का चुनाव किया जाता है बाय द हाई प्रीस्ट्स या हाई लामाज ऑफ तिब्बत। तिब्बत रीजन के जो पुराने बाकी प्रीस्ट्स हैं वो बिल्कुल किसी नए न्यूली बॉर्न चाइल्ड का नाम दलाई लामा की तरह प्रपोज करते हैं। आगे हम लोग वो प्रोसेस भी देखेंगे कि कैसे नया दलाई लामा का चुनाव होता है। तो जब भी किसी एक दलाई लामा की डेथ होती है तो उसके बाद जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं अमॉन्ग्स द तिब्बतन कम्युनिटी, उनमें से किसी एक बच्चे को दलाई लामा अपॉइंट किया जाता है। फिर उसकी उसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है और वो 80-90 साल जब तक जिएंगे तब तक दलाई लामा रहेंगे। अब ये तो बात हुई तिब्बत की। तिब्बत काफी लंबे समय तक, कई 100 सालों तक एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन की तरह मैनेज होता रहा है। बट 1949 में चाइना के अंदर एक नई पॉलिटिकल रिजीम आई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर लीडरशिप ऑफ माओ जेदांग। और फिर 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर अटैक कर दिया विथ इंटेंशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ तिब्बत एंड मर्जिंग इट विथ चाइना। और तिब्बत के लोग नहीं चाहते थे कि तिब्बत चाइना के साथ मिल जाए, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। तो इस कारण से चाइना के फोर्सेस ने काफ़ी एट्रोसिटीज़ कंडक्ट की ओवर पीपल ऑफ तिब्बत। वहाँ पे फोर्स्ड एबॉर्शन कराया गया ताकि तिब्बत के लोगों का पॉपुलेशन आगे बढ़े ही नहीं। स्टेरलाइजेशन ऑफ वीमेन एंड मेन कराया गया। चाइना के जो मेनलैंड सेटलमेंट है वहाँ से लोगों को लाला करके तिब्बत में सेटल कराया जाना शुरू किया गया ताकि तिब्बत के कल्चर को ही ख़त्म कर दिया जाए और तिब्बत को पूरी तरह से मर्ज कर दिया जाए विद चाइना। काफी समय तक दलाई लामा along with its supporters struggled against China's attempt to acquire तिब्बत। लेकिन काफी स्ट्रगल के बाद 9 इयर्स लेटर, जब चाइना ने अटैक किया 1950 में, 9 इयर्स लेटर 1959 में
दलाई लामा हैड टू लीव तिब्बत, ही एंटर्ड इनटू इंडिया। अरुणाचल प्रदेश के रास्ते वो भारत में आए और भारत सरकार ने उनको रिलीजियस लीडर के नाते उनको एक सीट या एक ऑफिस प्रोवाइड किया इन मैक्लियोडगंज धर्मशाला ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भारत ने दलाई लामा जी को शरण दी on the basis of his spiritual significance as a religious leader for the people of Tibet। लेकिन चाइना ने भारत के इस एक्शन को सस्पिशियस नजरों से देखा। चाइना को ऐसा लगा कि इंडिया इज ट्राइंग टू इंटरवीन इनटू इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना। चाइना फेल्ट लाइक कि भारत पंचशील अग्रीमेंट जो भारत और चाइना के बीच में हुआ था 1954 में, उससे पीछे हट रहा है। और दलाई लामा जी को भारत में शरण देना एक बड़ा कारण बना बिटवीन India and China differences in 1960s, and that ultimately culminated into 1962 Sino-India War। तो और भी कारण थे भारत और चाइना के बीच में लड़ाई के पीछे 1962 में, बट उसमें से एक बड़ा कारण ये भी था टू गिव शेल्टर टू दलाई लामा इन इंडिया। थोड़ा सा बात कर लेते हैं पंचशील एग्रीमेंट के बारे में, जिसके बारे में भी हमने यहाँ चर्चा की पासिंग रेफरेंस में। पंचशील एग्रीमेंट भारत और चाइना के बीच में साइन हुआ 1954 में, और इसमें बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स भारत और चाइना के बीच में फाइनलाइज किए गए, नोन एज 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। बेसिकली सरल भाषा में कहें तो एक दूसरे के टेरिटरी का रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं करेंगे। यहीं पे स्लोगन दिया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका विजन था कि अगर भारत और चाइना अलाइंड हो जाए तो 21st सेंचुरी जो है वो भारत और चाइना मिल करके डोमिनेट करेंगे दुनिया के बाकी देशों को। इसको कहा गया था एशियन ड्रीम। तो एशियन ड्रीम से गाइडेड थे वो, और उन्होंने उसी एशियन ड्रीम से गाइडेड होकर के ये पंचशील एग्रीमेंट साइन कर दिया। स्लोगन दिया गया, हिंदी चीनी भाई भाई। और इन पंचशील एग्रीमेंट के साइडलाइंस में भारत ने एक और कमिटमेंट कर दिया चाइना को। अपार्ट फ्रॉम साइनिंग दिस पंचशील एग्रीमेंट, भारत ने यह भी कमिटमेंट किया कि इंडिया रिकॉग्नाइजेस चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। तो भारत ने 1954 में तिब्बत के ऊपर चाइना की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया इन अ होप कि इट विल हेल्प इंडिया टू बिल्ड गुड टाइज विद चाइना, और जिसकी मदद से फिर ये दोनों देश आने वाले टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज के डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फैसला था नेहरू जी का, ये बैकफायर किया आप कह सकते हैं, या इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रैटेजिक मिस्टेक ऑल्सो। आज के टाइम में जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि हमें तिब्बत को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए था एज पार्ट ऑफ चाइना। इससे क्या होता कि वी कुड हैव मेंटेन्ड तिब्बत एज अ बफर जोन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के बीच में बफर की तरह तिब्बत को मेंटेन कर पाते, और इससे क्या है कि भारत और चाइना की जो टेरिटरी है वो आपस में काफी हद तक सेग्रीगेटेड रहते, तो अननेसेसरी डिस्प्यूट नहीं होता भारत और चाइना के बीच में। इट वाज अ स्ट्रैटेजिक ब्लंडर, ऐसा कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। इंडिया शुड हैव नेवर एक्सेप्टेड डायरेक्टली चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। अब वापस से दलाई लामा जी के मामले पे आते हैं। इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में भी आई होप आपको थोड़ा समझ आया, 1962 वॉर के बारे में समझ आया। अब दलाई लामा, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 14th दलाई लामा है, इनको अपॉइंट किया गया था 1935 में, 90 साल पहले लगभग। 1933 में 13th दलाई लामा की डेथ हुई, और फिर जो तिब्बतन ट्रेडिशन है उस हिसाब से दलाई लामा का अपॉइंटमेंट हुआ था। तिब्बतन ट्रेडिशन में क्या होता है कि जब एक दलाई लामा की डेथ होती है तो उसके बाद जो नए बॉर्न बेबीज होते हैं, माना जाता है कि उन्हीं में से किसी एक बेबी के फॉर्म में अगले अवलोकितेश्वर का अवतार होता है। आपको मैंने पहले ही बताया कि अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का अवतार माना जाता है दलाई लामा को। जब एक दलाई लामा की डेथ हुई तो फिर उसके बाद जो बेबीज बॉर्न होते हैं तिब्बतन कम्युनिटी में, उसमें जितने भी बेबीज हैं उनका सबका नाम एक चिट में लिख करके एक इस तरह के गोल्डन अर्न में रखा जाता है, एक इस तरह के पॉट में रखा जाता है। इसको कहा जाता है गोल्डन अर्न। दिस पॉट इज प्लेस्ड एट जोखांग टेम्पल इन तिब्बत। उसमें नाम रखा जाता है न्यूली बॉर्न बेबीज का, और फिर जो हाई लामाज ऑफ तिब्बत है, यानी कि वहाँ के जो ऊंचे प्रीस्ट्स हैं, वो उन चिट में से किसी एक चिट को ड्रॉ करते हैं। मतलब
लकी ड्रॉ टाइप मान लीजिए, और जो भी नाम सामने आता उसी को नेक्स्ट दलाई लामा अपॉइंट किया जाता है। तो ये तो कस्टम है तिब्बतन लोगों का फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दलाई लामा। बट लास्ट दलाई लामा अपॉइंट हुए थे 1935 में, जब तिब्बत पूरी तरह से ऑटोनोमस था, इंडिपेंडेंट था। अब 1950 से तिब्बत के ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया है, और अब चाइना बार बार कहता है कि नेक्स्ट दलाई लामा जो भी अपॉइंट होंगे वो चाइना सरकार की अप्रूवल से ही होने चाहिए। अब ये मामला जो है एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मामला बनता जा रहा है कि हु विल बी नेक्स्ट दलाई लामा, क्योंकि मौजूदा दलाई लामा काफी बूढ़े हो चुके हैं, 90 साल के हो चुके हैं। कौन होगा अगला दलाई लामा? तो चाइना कहता है कि जो ट्रेडिशन फॉलो करना है करो, लेकिन अगला दलाई लामा जो है वो हमारे अप्रूवल के बाद ही होगा। मतलब जो भी चिट निकलेगा उसके बाद अगर हम उसको अप्रूव करेंगे तभी जाकर के उनको दलाई लामा अपॉइंट किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता। अब चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने 2020 में ही वहां की लेजिस्लेचर ने एक कानून पास किया। अमेरिका में सोचिए ये कानून पास हुआ है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, टीपीएसए एक्ट 2020 में। इस कानून के अंतर्गत अमेरिका ने कहा है कि जो अगले दलाई लामा होंगे मस्ट बी अपॉइंटेड एज पर द ट्रेडिशन ऑफ तिब्बतन बुद्धिस्ट कम्युनिटी। तिब्बत की जो अपनी कल्चर है उसके हिसाब से अगले दलाई लामा होने चाहिए। कहीं ना कहीं अमेरिका तिब्बत कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है अगेंस्ट चाइना। देखिए, अगर आपने मान लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है तो कहीं ना कहीं आप चाइना की सोवरेनिटी ओवर तिब्बत को एक्सेप्ट कर गए और आप चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट कर गए। अमेरिका बार बार दिखाने की कोशिश करता है कि नो नो, तिब्बत तो अलग है, तिब्बत के ट्रेडिशन कस्टम्स अलग हैं। उसी चीज को एग्जिबिट करने के लिए अमेरिका ने यह कानून पास किया कि नहीं, अगला जो दलाई लामा होगा वो तिब्बत के लोगों के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के हिसाब से ही होना चाहिए। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि अमेरिका टाइम टू टाइम प्लेस तिब्बत कार्ड इन ऑर्डर टू चैलेंज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ चाइना। कैसे दुनिया के बाकी देश जो हैं वो कश्मीर कार्ड हमारे ऊपर खेल देते हैं। इसे टर्की की बात कर दी जाए तो उसका जो प्रेसिडेंट है अर्डोगन, टाइम टू टाइम कश्मीर कार्ड खेल देता हमारे ऊपर कि नहीं नहीं, कश्मीर का तो बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि वो भारत का है कि पाकिस्तान का है। तो वैसे ही अमेरिका तिब्बत कार्ड खेलता रहता है यूएस के साथ, आई एम सो सॉरी, चाइना के साथ। भारत को भी तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए, ऐसा कई सारे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स सजेस्ट करते हैं। जैसे शशि थरूर साहब ने 2-3 बार स्पेसिफिकली लिखा है कि भारत को भी चाइना के साथ तिब्बत कार्ड खेलना चाहिए, तब जाकर के चाइना अननेसेसरीली हमारे देश में टेरिटोरियल एक्सटेंशन करना बंद करेगा। बट एक प्रॉब्लम है हमारे केस में कि वी शेयर लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना। सो उस केस में इफ वी स्टार्ट प्लेइंग तिब्बत कार्ड, देन चाइना विल और परहैप्स माइट बिकम मोर अग्रेसिव with respect to territorial extension, illegal territorial extension against India. तो ये एक प्रॉब्लम है। इंडिया शेयर्स लॉन्ग बाउंड्री विद चाइना, सो वी डू नॉट वांट टू हैव अननेसेसरी क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटी। अभी जो आर्टिकल आया है ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, थोड़ा ये भी समझिए। देखिए, जो मौजूदा दलाई लामा है उन्होंने साल 2011 में ही 2 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए थे। पहला, ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर ऑफ दलाई लामा। उन्होंने कहा था कि देखिए, दलाई लामा स्पिरिचुअल लीडर बने रहेंगे लेकिन ही डज नॉट वांट टू प्रैक्टिस पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर पूरा पूरा ट्रांसफर कर दिया गया था टू द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल विच इज इन धर्मशाला। तो तिब्बत के जो लोग भारत में आए, दलाई लामा अकेले नहीं आए थे, तिब्बत के कई सारे लोग भी उनके साथ भारत में आए थे, उन सबको शरण दिया गया है धर्मशाला में। तो उन लोगों ने मिल करके आपस में एक तिब्बतन पार्लियामेंट भी बनाया है जिसका नाम है तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल धर्मशाला। और तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल धर्मशाला में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ तिब्बत हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम तिब्बत टू इंडिया। तो तिब्बत के जो लोग भारत में आए उनमें से कुछ लोगों ने मिल करके चुनाव के बेसिस पे बनाया है तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। और तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल को पूरा पूरा पावर ट्रांसफर कर दिया, पॉलिटिकल पावर ट्रांसफर कर दिया दलाई लामा ने। तो आज के टाइम में आप कह सकते हैं कि जो 14th दलाई लामा है, इज ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ तिब्बतन पीपल बट नॉट पॉलिटिकल हेड, बिकॉज पॉलिटिकल पावर लाइज विद तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल। ये तो अनाउंसमेंट हुआ 2011 में। दूसरा, दलाई लामा जी ने 2011 में ये अनाउंस कर दिया था कि जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा तब मैं जो हाई लामाज हैं यानी कि हाई प्रीस्ट्स हैं तिब्बत के लोगों के, साथ ही साथ तिब्बत की जनता के साथ मिल करके तय करूंगा कि अगला दलाई लामा का चुनाव किया भी जाना है कि नहीं किया जाना है। मतलब
when I will turn 90, then we will decide collectively कि whether the institution of दलाई लामा should continue or not। क्योंकि दलाई लामा जी तो देख रहे हैं क्या गेम चल रहा है, क्या पॉलिटिक्स चल रहा है इन द नेम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ दलाई लामा। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं 90 साल का हो जाऊंगा तब मैं तय करूंगा कि दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन को या कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करना भी है कि नहीं करना है। अब 6 जुलाई को मौजूदा दलाई लामा हो जाएंगे 90 साल के। तो अब तिब्बत के लोग मिल करके तय करेंगे कि दलाई लामा का जो कॉन्सेप्ट है या इंस्टीट्यूशन है वेदर इट विल कंटिन्यू और नॉट। हो सकता है कि लोग दलाई लामा का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दें, क्योंकि ये देख रहे हैं कि दुनिया दलाई लामा के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है। चाइना कह रहा है हम चुनेंगे, अमेरिका कह रहा है हम चुनने नहीं देंगे तुमको, और जिनका चुना जाना है उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो इसलिए हो सकता है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा इटसेल्फ माइट गेट एंडेड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में यूपीएससी ने बड़ा अजीब सा प्रश्न पूछा था कि अमेरिका जो मौजूदा टाइम में चाइना से खतरा फील कर रहा है, वो उससे भी ज्यादा बड़ा खतरा है जो उसको सोवियत यूनियन से फेस करने को मिलता था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। तो यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट में मौजूदा चैलेंज बिटवीन यूएस एंड चाइना को हाईलाइट करना है और आपको साबित करना है उसी पॉइंट में कि यूएस जो चैलेंज फेस कर रहा है चाइना से वो ज्यादा है इन करंट टाइम एज कंपेयर टू व्हाट यूएस वाज फेसिंग चैलेंज फ्रॉम सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए ये मैं आर्टिकल लगभग 2 महीने पहले भी करा चुका हूं। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद रखिएगा इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से, मेंस आंसर राइटिंग में काम आएगा। आर्टिकल 2 सब क्लॉज 4, इट प्रोहिबिट्स यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। मतलब सरल भाषा में एक देश दूसरे देश के ऊपर अननेसेसरी अटैक नहीं करेगा, उसके टेरिटरी में अननेसेसरी अटैक नहीं करेगा। बट आर्टिकल 51 क्या कहता है? इट क्रिएट्स एन एक्सेप्शन, इट अलाउज स्टेट्स टू एक्सरसाइज राइट टू सेल्फ डिफेंस फॉलोइंग एन आर्म्ड अटैक। यानी कि किसी एक देश के ऊपर दूसरा देश अटैक कर देता है, उस केस में जिसके ऊपर अटैक हुआ है उसके पास अधिकार है कि अब सेल्फ डिफेंस में वो काउंटर अटैक कर सकता है। तो आर्टिकल 2 कहता है अटैक नहीं करना एक दूसरे पे, आर्टिकल 51 कहता है कि अगर आपके ऊपर अटैक हो गया तो आप सेल्फ डिफेंस में काउंटर अटैक कर सकते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर, वैसे भारत सरकार ने कभी भी एक्सप्लिसिटली ये कहा नहीं है, बट ऑपरेशन सिंदूर को देखा जा सकता है एज एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, राइट टू सेल्फ डिफेंस। अभी ये न्यूज में क्यों आया? क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब क्वाड ग्रुप के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कर रहे हैं। क्वाड में भारत के साथ साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मेंबर्स हैं। तो वहां पे क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है। वहां पे भी एस जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म, और जो मौजूदा एक्शंस लिए हैं भारत ने, इट वाज इन लाइन विथ राइट टू सेल्फ डिफेंस। अब फिर से एस जयशंकर साहब ने सीधा सीधा आर्टिकल 51 का जिक्र नहीं किया ऑफ यूएन चार्टर। अब सवाल ये उठता है कि सीधा सीधा जिक्र क्यों नहीं किया जा रहा है? सीधा सीधा आर्टिकल 51 का एप्लीकेशन क्यों नहीं बोला जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर को? इनडायरेक्टली क्यों जिक्र किया जा रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि आर्टिकल 51 कहता है कि जब कोई एक देश दूसरे देश पे अटैक करे तो उस केस में जिसके देश के ऊपर अटैक हुआ है वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। पाकिस्तान कह सकता है कि सर आपके ऊपर जो पहलगाम में अटैक हुआ वो हमने नहीं किया था, वो टेररिस्ट ग्रुप्स ने किया था, और पहलगाम अटैक के बदले में आपने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, ऐसा पाकिस्तान कह सकता है। अब भारत इसी कारण से सीधा सीधा आर्टिकल 51 को जोड़ करके नहीं बता रहा है, बट सच्चाई तो ये है कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं दे आर प्रॉक्सी या एक्सटेंशन ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। इसीलिए जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था उसको पाकिस्तानी आर्मी के अटैक की तरह ही देखा जाना चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इज ए स्टेट दैट हार्बर्स, सपोर्ट्स, थ्राइव्स टेररिज्म ऑन इट्स ओन सॉइल। इसके कई सारे प्रूफ्स हमने दिए हैं, जैसे हमने मतलब भारत सरकार ने दिए हैं कि टेररिस्ट के मरने के बाद उनके फ्यूनरल में पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो टेररिस्ट्स आर ऑफिशियल एक्सटेंशन ऑफ, फॉर्मल एक्सटेंशन या प्रॉक्सी ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। तो पहलगाम टेरर अटैक पाकिस्तानी आर्मी का अटैक देखा जाना चाहिए, और उसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया है।
लेकिन पाकिस्तान अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट करेगा कि नहीं नहीं वो हम नहीं थे, इसलिए भारत भी सीधा सीधा आर्टिकल 51 और ऑपरेशन सिंदूर को नहीं जोड़ता है, बट इम्प्लिसिटली एट सेवरल प्लेसेस वी हैव सेड इट। तो आंसर राइटिंग में आपको इस्तेमाल करना है कि दो नॉट ऑफिशियली या फॉर्मली क्लेम्ड, बट ऑपरेशन सिंदूर कैन बी सीन एज इंडियाज एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 51। ये आपको आंसर में लिखना है। Next topic is about employment linked incentive scheme for formal job creation. Important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. भारत सरकार एक नया स्कीम लेकर के आई है जिसका मेन लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल जॉब्स क्रिएट किए जाए, मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट मेन फोकस है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉर्मल जॉब्स को प्रमोट करना। स्कीम का नाम है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम का अनाउंसमेंट लास्ट ईयर के ही बजट में कर दिया गया था, लेकिन अब जाकर के भारत सरकार इस स्कीम को लॉन्च कर रही है। टोटल इसमें 99,446 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उम्मीद है कि 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी नेक्स्ट 2 ईयर्स। एम जैसा कि मैंने कहा, फॉर्मल जॉब्स मेनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस स्कीम के दो मुख्य कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए जो एम्प्लॉयज के लिए, जो लोग भी नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं पहली बार, तो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, जो लोग भी पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। उनके अकाउंट में सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएगा 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 15,000 रुपए तक, जो लोग पहली बार नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली फॉर्मल जॉब्स को ज्वाइन करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। 15,000 रुपए सरकार हमको देगी, बट कंडीशन दो ही है कि आपको ईपीएफओ में अपने आप को रजिस्टर करना है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अपने आप को रजिस्टर करोगे, यू बिकम अ काइंड ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉय। और सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पता चला कि 10 लाख की नौकरी ज्वाइन कर रहे हो और भारत सरकार के पास अप्लाई कर रहे हो कि 15,000 रुपए भी हमको दे दो, ऐसा नहीं है। 1 लाख या उससे कम की सैलरी वाले अगर फर्स्ट टाइम जब नौकरी करने जाएंगे तो उनको 15,000 रुपए तक का इंसेंटिव मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। कॉम्पोनेंट बी फॉर एम्प्लॉयर्स, ये कॉम्पोनेंट ए था नौकरी करने वालों के लिए, कॉम्पोनेंट बी है नौकरी देने वालों के लिए। एम्प्लॉयर्स जब इस स्कीम के अंतर्गत अपने आप को रजिस्टर करेंगे और नए नए लोगों को नौकरी देंगे तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए तक की नौकरी देंगे तो 1,000 रुपए इंसेंटिव मिलेगा पर एम्प्लॉय। 10 से 15,000 देंगे तो 2,000 इंसेंटिव मिलेगा। 15 से 20,000 की नौकरी देंगे तो 3,000 इंसेंटिव मिलेगा। तो इंसेंटिव अप टू ₹3,000 पर मंथ will be given to the companies या employers for every new job created for 2 years, 2 साल तक। लेकिन हाँ, नियम यह है कि 6 महीने तक लगातार उनको नौकरी पर रखना। ये नहीं कि आज नौकरी लगाया, 2 महीने तक इंसेंटिव लिया, बाद में निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आप 6 महीने तक लगातार नौकरी दोगे, उसके बाद से आपको पूरा का पूरा इंसेंटिव पिछला भी जोड़ करके मिलेगा और आगे से और इंसेंटिव मिलेगा। हर महीने 10,000 तक की नौकरी के लिए 1,000 इंसेंटिव, 10 से 15,000 के लिए 2,000 इंसेंटिव, 15,000 से 20,000 के लिए 3,000 इंसेंटिव। अब किसी भी सेक्टर में अगर आप बिजनेस करते हैं तो एज एन एम्प्लॉयर आपको ये इंसेंटिव मिलेगा, बट दिस इंसेंटिव विल बी अवेलेबल ओनली अप टू 2 ईयर्स। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 to 4 ईयर्स। जैसे एसपीएम भी अगर किसी को नौकरी देता है तो उसको 2 साल तक, एसपीएम इज इन सर्विस सेक्टर, फिर भी उसको 2 साल तक ये बेनिफिट मिलेगा पर एम्प्लॉय। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वालों को 4 साल तक मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि दिस स्कीम मेनली एम्स एट क्रिएटिंग फॉर्मल जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट नॉट ओनली इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए भी अवेलेबल है। कंडीशन क्या है एम्प्लॉयर्स के लिए? दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ ईपीएफओ, और अगर 50 से कम वर्क फोर्स है किसी भी कंपनी में तो उसको कम से कम 2 नए एम्प्लॉयज को हायर करना होगा टू अवेल बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। 50 से ज्यादा है तो उसको कम से कम 5 नए एम्प्लॉयज को हायर करना होगा टू अवेल बेनिफिट्स अंडर दिस स्कीम। एंड द एम्प्लॉयज मस्ट स्टे एम्प्लॉयड फॉर 6 मंथ्स। ये नहीं कि आज अपॉइंट किया, 2 महीने तक इंसेंटिव लिया, तीसरे महीने से निकाल दिया। नो, 6 महीने तक कम से कम नौकरी देनी होगी, तभी जाकर के इस इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट मिलेगा। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रिंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरूप कुमार दत्ता जी, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। आरूप कुमार दत्ता जी इज नोन एज लिटरेरी एम्बेसडर ऑफ असम। उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में लिखा है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सटायर, हिस्ट्री, कल्चर। उनका एक कॉलम पब्लिश होता रहा है द असम ट्रिब्यून में।
कोलुमिनस वेनोमस नाम से, कोलुमिनस वेनोमस नाम से। इसको हमेशा से ही कंपेयर किया जाता रहा है इंडिया फेमस या वर्ल्ड फेमस सटायरिस्ट कॉलम आर के नारायण के कॉमन मैन से। तो असम ट्रिब्यून में कॉलमनस वेनमस को कॉमन मैन से लिंक करके देखा जाता रहा, मतलब कंपेयर करके देखा जाता रहा है। आरूप कुमार दत्ता जी के इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं, आजकल बुक्स पे खूब सवाल आ रहा है तो बुक्स देख लेते हैं। द अहोम्स उन्होंने लिखा है अबाउट Chronicle of Ahom Dynasty. Assam's brave heart is biography of Lachit Borphukanji, which has been translated into 23 Indian languages. Saint Savior Soul Society, biography of श्रीमंत शंकर देव जी। द बैग इन्होंने लिखा है विच एक्सप्लोर्स इंसर्जेंसी इन असम। एक एंटी नॉवल भी लिखा है अंगारिका स्वैन सॉन्ग। बायोग्राफी ऑफ भूपेन हजारिका जी एंड ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी भी उन्होंने लिखा है। यूनिकॉर्नीज उन्होंने लिखा है बुक ओवर ऑन ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो। द फाइनल फ्रंटियर उन्होंने लिखा है रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रेलवे नेटवर्क। द ब्रह्मपुत्र इन्होंने लिखा है विच इज अ डॉक्यूमेंट विच डॉक्यूमेंट सिविलाइजेशन शेप्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। तो ये सब इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं आरूप कुमार दत्ता जी के। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म के बीच में, इंडियन सेकुलरिज्म इज स्यू जेनरिस, दैट इज ट्रू, बट इट डज नॉट प्रपोज वाटर टाइट सेपरेशन, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पीएम डिवाइन स्कीम से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही है। आईबैट से रिलेटेड दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं होगा, यूएनईपी के अंतर्गत ये आता है, और आईबैट इज नॉट फुल्ली फ्री। सो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।